मित्रों, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन आवश्यक है, किंतु बहुत ज़्यादा धन की अभिलाषा करने की क्या परिणति होती है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। आज सुबह सुबह सब्जी मंडी में मेरी मुलाकात ज्ञान प्रकाश से हो गई। ज्ञान प्रकाश में मेरा सहपाठी था। वह कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था। आर्थिक कठिनाई के कारण वह ज़्यादा नहीं पढ़ सका और एक +2 विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्य करने लगा। उसकी शिक्षण शैली विलक्षण है। किसी भी अध्याय को इतने सरल एवं आकर्षक ढंग से पढ़ाता है कि किसी भी विद्यार्थी को उसे समझने में कठिनाई नहीं होती है। परिणाम स्वरूप उसके पास पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की कतारें लंबी होती जा रही थी। क्योंकि आर्थिक अभाव के कारण वह बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका था, इसलिए उसकी अधिकाधिक धन अर्जित करने की अभिलाषा बलवती होती जा रही थी। विद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्राइवेट ट्यूशन पर वह बहुत ज़्यादा समय देता था और देर रात घर लौटता। उसके इस भाग दौड़ में अक्सर मेरी मुलाकात कहीं न कहीं हो जाती थी, किंतु इधर कुछ माह से उससे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अतः मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि दोस्त, तुम तो इधर दिखाई ही नहीं पड़ते, लगता है कि ईद का चांद हो गए हो। उसने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मित्र, एक घटना ने मेरी जीवन शैली ही बदल दी। परिवार के प्रति कर्तव्य और दायित्वों से भटकते हुए व्यक्ति को रास्ते पर ला दिया। मैंने उत्सुकतावश पूछा, क्या है वह मेरे भाई? क्या मुझे भी बताओगे? हाँ अवश्य, चलो घर चलें, वहीं बात होगी। मैंने अपनी सहमति यह व्यक्त करते हुए प्रदान की कि चलें। भाभी जी के हाथ की स्वादिष्ट चाय पिए हुए भी तो बहुत दिन हो गए। घर पहुंचने पर भाभी जी ने हम लोगों के समक्ष चाय की प्याली पेश की। चाय की चुस्की के साथ अतीत की परतें उभरने लगी। ज्ञान प्रकाश ने कहना प्रारंभ किया, एक दिन की बात है, एकदम सुबह सुबह कॉल बेल की घंटी बजने लगी। मैं अलसाए हुए बिस्तर से उठा, सोचने लगा कि इतनी सुबह सुबह कौन आया है। आंख मलते हुए दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित रह गया। सामने कलेक्टर साहब खड़े थे। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गौर से देखा, कलेक्टर साहब ही थे। मैंने उनका अभिवादन कर कहा कि सर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। उन्होंने विनम्र शब्दों में कहा, आज के लिए क्षमा करें, आज बहुत काम है, बहुत लोगों को आमंत्रित करना है। सबसे पहले मैं आप ही को आमंत्रित करने आया हूँ, क्योंकि आपके ही परिश्रम, आपके ही कुशल मार्गदर्शन, आपके ही योजनाबद्ध अति सुंदर शिक्षण के कारण मेरा पुत्र CBSE की +2 की परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। अतः मैं सबसे पहले आप ही के पास आया हूँ। इसी खुशी में आज शाम एक पार्टी आयोजित किया हूँ। आप सब परिवार अवश्य आइएगा। मैं गाड़ी भेज दूंगा। देखिए, आप आइएगा जरूर, क्योंकि आपके नहीं आने से मेरी पार्टी अधूरी रह जाएगी। अतः मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर पार्टी में आना न भूलिएगा। इतना कहकर वे तेजी से चले गए। मुझे अपनी शिक्षण शैली पर गर्व होने लगा। मैं खुशी खुशी यह समाचार अपनी पत्नी और पुत्र को सुनाने गया कि कलेक्टर साहब स्वयं आकर मुझे आमंत्रित किए हैं। किंतु पत्नी और पुत्र के चेहरे पर प्रसन्नता की कोई रेखा न दिखी। पत्नी ने झुल्ला कर कहा, आप दुनिया भर के बच्चों को तो पढ़ाते हैं, किंतु अपने पुत्र पर तो थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। ये कितने दुख की बात है कि इतने कुशल शिक्षक का बेटा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मात्र 45% अंक प्राप्त करे। आपके प्रभावशाली शिक्षण से जहां आपके विद्यार्थी सफलता के उच्चतम सोपान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वहीं आपका बेटा असफलता के निम्नतम पायदान की ओर फिसलता जा रहा है। आप में अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा बलवती होती जा रही है। कृपया इस अभिलाषा पर अंकुश लगाइए और धन, धर्म और परिवार के प्रति कर्तव्यों एवं दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित कीजिए। धन का नशा शराब से भी मादक होती है। आप सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं,
कोचिंग संस्थान, विद्यालय और फिर कुछ माननीयों के बच्चों का प्राइवेट ट्यूशन करते करते थक जाते हैं। आपको अपने खाने पीने की भी सूध नहीं रहती है। देर रात्रि थके मांदे घर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं। रात्रि अधिक होने के कारण बच्चा सोने लगता है, आप भी जम्हाई लेने लगते हैं। इस तरह से बच्चों की पढ़ाई तो ठीक से हो नहीं पाती। आप प्राइम टाइम तो दूसरे के बच्चों को देते हैं, फिर अपने पुत्र की अच्छी शिक्षा कैसे होगी? क्या यह चिराग तले अंधेरी वाली बात नहीं हुई? मैंने गुस्से में पत्नी से कहा कि तुमने तो रंग में भंग डाल दी। क्या मैं धन सिर्फ अपने लिए कमाता हूं? पत्नी बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल मैं यही कहना चाहती हूं कि आप अधिक धन अर्जित करने की अभिलाषा छोड़ दें और अपने पुत्र की शिक्षा पर भी ध्यान दें। रंग में भंग डालना मेरी इच्छा नहीं। प्राय हर पत्नी चाहती है कि उसके पति को शोहरत और कीर्ति मिले। फिर मैं क्यों चाहूँगा? मैं क्यों रंग में भंग डालूंगा? किंतु पत्नी का यह भी तो कर्तव्य है कि मार्ग से भटकते हुए पति को उनके कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराए। सत्य तो कटु होता ही है पतिदेव। मैं वहां से चला आया और नित्य कार्यों में लग गया। पत्नी के प्रवचनों का मेरे कान पर जू तक नहीं रेंगा। शाम को कलेक्टर साहब की गाड़ी हमें लेने आ गई। पत्नी पहले तो पार्टी में जाने से इनकार कर दी। बहुत मान मुनावल के बाद तैयार हुई, किंतु बेटा जाने से साफ इनकार कर दिया। हम दोनों पार्टी हेतु गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी गंतव्य स्थान की ओर चल दी। जब हम पार्टी स्थल पर पहुंचे तो कलेक्टर साहब, उनकी पत्नी और पुत्र ने स्वयं आगे आकर हमारी आगवानी की, अपने अतिथियों से परिचय कराया और बताया कि मेरे पुत्र की शानदार सफलता का राज ज्ञान शंकर महोदय ही हैं। पार्टी का केंद्र बिंदु मैं ही था और मैं अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा था। पार्टी प्रारंभ हुई। पार्टी स्वादिष्ट व्यंजनों से परिपूर्ण थी। हॉट एवं कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, कबाब, सब कुछ था। लोग व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे थे और अपने बच्चों को के भविष्य की योजना भी बना रहे थे। कलेक्टर साहब कह रहे थे कि अब मेरे पुत्र का आधार मजबूत हो गया है, अब हम इसे आईआईटी की तैयारी कराऊंगा। आईआईटी से बीटेक करने के बाद इसे एमटेक एवं डॉक्टरेट करने के लिए विदेश भेज दूंगा। उनके मित्र डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो अपने बच्चे को मेडिकल शिक्षा में प्रवेश कराने की तैयारी करा रहा हूँ। कुछ लोग अपने बच्चे को सिविल सेवा में भेजने की तैयारी करा रहे थे, तो कुछ अपने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराने की योजना बना रहे थे। मैं सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ अधिक धन कमाने की योजना बना रहा हूँ। अपने पुत्र के भविष्य के विषय में तो थोड़ा भी नहीं सोचा। उसके उज्जवल भविष्य हेतु मेरे पास तो कोई रूपरेखा ही नहीं है। क्या मैं उसके भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ? इसी बीच कुछ लोग मुझसे मिलने चले आए और कहने लगे, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो आपका बेटा तो बहुत ही तेज होगा। आप उसे किस क्षेत्र में उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं? मैं हंसकर इन प्रश्नों को किसी तरह टाल दिया। उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पार्टी स्थल वातानुकूलित थी, किंतु इन प्रश्नों ने मुझे बुरी तरह पसीने से तरबतर कर दिया। इस गर्मी से मुक्ति पाने हेतु मैं उठा और कोल्ड ड्रिंक की ओर चला गया। कोका कोला की गिलास उठाई, उसके रंग को निहारा। मुझे उसका रंग खून की तरह प्रतीत होने लगा। उसे पीने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि मैं कोका कोला नहीं बल्कि अपने बच्चे के भविष्य का खून पी रहा हूं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ गई और मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। सभी घबरा गए और मुझे शीघ्राति शीघ्र नज़दीक के अस्पताल ले गए, जहां मैं एक दिन अचेतन अवस्था में रहा। दूसरे दिन जब मेरी चेतना वापस आई तो देखा कि पत्नी और पुत्र तन मन धन से मेरी सेवा में लगे हुए हैं। मेरी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। उनके समक्ष मेरे हाथ जुड़ गए और धीरे धीरे कहा,
मेरी गलतियों के लिए तुम लोग जो दंड देना चाहो वह मुझे स्वीकार्य है। सहसा मेरी ध्वनि तेज हुई और मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आज से बहुत अधिक धन अर्जित करने की अभिलाषा पर अंकुश लगाऊंगा। धन के पीछे नहीं भागूंगा। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करूंगा। अपने पुत्र की शिक्षा पर पूरा पूरा ध्यान दूंगा। मेरा बेटा भी बड़ा होकर बड़ा नाम करेगा। इतना कहकर मैं अपनी पत्नी और पुत्र को गले लगा लिया। पत्नी ने कहा कि दिन का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काश इस तरह की प्रतिज्ञा सभी माता पिता अभिभावक करते तो हमारा परिवार, समाज और देश उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाता। आखिर बच्चे ही तो हमारे देश के आशादीप, आशा सुमन और राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। मैंने कहा कि दोस्त, यह घटना दुखद है किंतु इसका भविष्य अति सुखद है। मैं भी आज आप सबों के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि बच्चों को संस्कार युक्त अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करूंगा। बच्चे यदि सुशिक्षित हो जाएंगे तो देश अनेक समस्याओं, अनेक बुराइयों, अनेक कुप्रथाओं से मुक्त होगा। डायन, विषारण, जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, धर्मवाद, आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। पता नहीं कब हमारी सरकारें, अधिकारीगण तथा शिक्षाविद सच्चे दिल से हमारे देश के सभी बच्चों को सुशिक्षित करने हेतु प्रतिज्ञा करेंगे।